ट्रैफिक और इस वक्त आप महाबहस की ये सबसे बड़ी डिबेट लाइव देख रहे हैं हरिद्वार के वीआईपी घाट से। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सबसे बड़ी डिबेट है और सबसे बड़ा चुनाव का दंगल भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश में गंगा किनारे से 2024 के लिए भगीरथ प्रण लिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में टेंशन साफ नजर आ रही है। यहाँ भी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर कई वार किए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ टूट के मुद्दे को लेकर, सनातन धर्म पर जिस तरह उंगलियां उठाई गई उसके मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन और उसके दलों को घेरा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास, सुरक्षा और इस तमाम मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कम आत्मविश्वास से भरा हुआ विपक्ष साफ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भगीरथ प्रण, तो दूसरी तरफ विपक्ष का अग्निपथ। एक बार फिर से 2024 में 400 पार के नारे को प्रधानमंत्री ने दोहराया, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को भी आईना दिखाया। हरिद्वार के आज वीआईपी घाट से इसी पर करेंगे हम महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है। फिर एक बार तपोभूमि में नमो नमो, विपक्ष में टेंशन क्यों? कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। मोदी का भगीरथ प्रण, मैदान से पहाड़ तक विपक्ष का अग्निपथ। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ UCC की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, विपक्ष को करिश्मे का इंतजार, अब की बार कैसे होगा बेड़ा पार? मैं समझती हूँ सभी इंडिया जो गठबंधन है, साथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, हर स्टेट में वो कड़ा मुकाबला दे रही हैं भाजपा को, और कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, घबराई हुई है। देवभूमि से मोदी का सनातन संदेश, विरोधियों में क्लेश। दो लड़कों की जोड़ी तो 2017 में प्रसिद्ध हुई थी, बहुत चर्चा रही उसकी। क्या स्थिति रही? हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल, और भाजपा का कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत है, तो कमल खिलेगा। और ये जो साथ है, इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था सर, आप पानी से खिल जाएगा, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र जो है वो करार दिया है। आज हरिद्वार की इस भूमि से करेंगे हम चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे बीच में मौजूद है। एक एक करके सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ ही हरिद्वार की जनता भी है। जोरदार तालियां जनता हरिद्वार के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है विकास तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मीडिया प्रभारी बीजेपी हरिद्वार। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे बीच में, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। दलित चिंतक CP सिंह जी हमारे बीच में, तालियां रुकनी नहीं चाहिए सभी मेहमानों के लिए। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रत्मनी डोभाल भी हमारे बीच में है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल सूर्यकांत धस्माना जी आपसे ही है। आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा थी, देखी होगी आपने? देखी, सुनी पूरी बातें उनकी। तुष्टीकरण पत्र है आपका, उनका जो घोषणा पत्र है वो गारंटी का है, आपका तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। 10 साल जो लगातार सरकार में है, 2 बार उत्तराखंड की जनता ने, जिनको 2 बार 5 सांसद चुन करके दिए, वो अपनी उपलब्धियों की बजाय कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। हमने कल बाकायदा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लाइव करके प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे थे। सवाल पूछे जो उत्तराखंड की सारी जनता उनसे पूछ रही है। क्या सवाल? अंकिता भंडारी की मां लगातार न्याय की गुहार कर रही है। इस उत्तराखंड की बेटी, उसकी हत्या के पीछे जिस वीवीआईपी का हाथ था, हमने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से
कि केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है बताएं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की महिलाओं को। आप नारी वंदन की बात करते हैं, शक्ति वंदन की बात करते हैं। उत्तराखंड में महिला विकास की धुरी है और एक बच्ची जो अपने घर से अपने रोजगार के लिए लेकिन ये तुष्टिकरण, ठीक है, आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, विधानसभा से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो तुष्टिकरण विधानसभा से नहीं उठा रहा हूँ, अभी 1.5 साल आपकी गारंटी की बात हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप मेरी बात को, जो उत्तराखंड की जनता की बात है उसको, नहीं, वो बात आ गई, आपने अंकिता भंडारी को लेकर पूछा। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला हुआ, सबसे बड़ा भर्ती घोटाला, और हाकम सिंह और संजय धारीवाल दो जो मुख्य आरोपी थे, दोनों मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। उनका हाकिम कौन है हमने पूछा। सिलक्यारा में 17 दिन तक 41 मजदूरों की जान फंसी रही आफत में। उस सिलक्यारा को बनाने वाली जो नवयुग कंपनी है उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। ठीक है, चलिए एक एक करके आते हैं। तीन बड़े प्रश्न आपने उठाए हैं, बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। एक तो अंकिता भंडारी को सीधे तौर पर सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित हैं। दूसरा, आपने सुना किस तरीके से पेपर लीक मामले को उठाया गया, और तीसरा सिलक्यारा टनल और इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं क्रमशः आपके सवालों का और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। आप देखिए कि सबसे पहला जो आपने विषय उठाया अंकिता भंडारी का, वो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, और जो भी लोग उस सारे प्रकरण में आरोपित हैं वो जेल में, चूंकि ये मामला सब जुडिशियल है और कहीं ना कहीं उनके रिजॉर्ट को भी बंद कर दिया गया है, तो इस पर मुझे लगता है कि हमें न्यायालय का निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल किया सिलक्यारा वाले प्रकरण में, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश में जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस पारदर्शिता के साथ देश में चंदा लिया, इनको बताना चाहिए। 2014 के बाद देश में व्यवस्था बनी कि आज ये कह पा रहे हैं कि आज पारदर्शिता के साथ राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है। हमने बताया है कि इतना चंदा आया, इस मद में आया। मतलब वही बात जो प्रधानमंत्री ने, और तीसरा जो नकल विरोधी बात कही, मुझे बड़े गर्व और फक्र के साथ मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है गुजरात के बाद जिसने एक मजबूत नकल विरोधी कानून बना करके पूरे देश में एक नजीर पेश की है। ठीक है, हमारे साथ उत्तराखंड की जनता भी है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। देखिए, सवाल पूछे गए हैं तो जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। आपके सवाल है, मैं आपके बीच में आऊंगी, आप हाथ उठाइएगा, आपको मौका मिलेगा पूछने का। लेकिन इस तरीके से आप लोग हूटिंग करेंगे तो देखिए चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आप भी समझ सकते हैं। जिसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाए, तमाम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। आप आइए, आगे आ जाइए, आप इधर लाइट के पास आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार कपिल है। हाँ। और मेरा सवाल हमारे भाजपा के नेताजी से है। मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे अभी अंकिता भंडारी का तो पूछ ही लिया, लेकिन हाकम सिंह के साथ यहाँ के प्रत्याशी की क्या दोस्ती है? यहाँ के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक महिला को अपनी सभा में बेइज्जत करके उत्तरा बहुगुणा को बाहर निकाला। उन्हीं की सरकार में सुबोध उनियाल की सभा में एक व्यापारी पांडे जी ने जहर खाया। ये सरकार और ये लोग यहाँ किस मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? राम मंदिर के अलावा इनके पास और क्या है? ठीक है, एक सेकंड, इधर से कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कैमरे नैयर की तरफ। है। मेरा नाम तरुण नैयर है। सवाल आपका क्या? मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से, यहाँ पे हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, ये माँ गंगा हमारा हिंदुओं की प्रतीक है, और हरीश रावत जी ने इसको कैनल घोषित कर दिया था। बड़ी शर्म की बात है, वो तो इसका हम विरोध करते हैं। मुर्दाबाद है हरीश रावत। ठीक है, चलिए दो बातें, शांत रहिए। देखिए, ये मेरी अपील आप सभी लोगों से, संयमित रहिए। आप लोग सबका कमेंट लेते हैं हमारे बीच में। उत्तराखंड की राजनीति में अगर आप उठा करके देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो दशक है ये पहाड़ का दशक है। बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर किए गए, सेंट्रल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, केदारनाथ डेवलपमेंट है, बहुत सारे। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हमने देखे, उसके बाद उत्तराखंड में जो उपचुनाव भी हमने देखे, क्या विपक्ष कोई मुद्दे खड़े कर पा रहा है? कैसे एनडीए को टक्कर दी जाएगी? मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं, आपने यहां बुलाया। मैं एससी एसोसिएशन का पदाधिकारी बीएचएल में रहते हुए रहा, महामंत्री रहा। वहां पर हमने जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमने बीएचएल से एक 8 कमरों का स्कूल लिया था। उसमें हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। जवाहर नवोदय, कस्तूरबा गांधी नवोदय। मुद्दा क्या है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा ये है कि हमारा जो है भाजपा सरकार में जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, रोजगार छीने जा रहे हैं। बीएचएल में 1989 में आए थे हम,
उस समय जो 14,000 कर्मचारी अधिकारी थे। रोजगार कैसे जा रहा है? रोजगार जा रहा है, प्राइवेटीकरण में जा रहा है, ऐसी को रोजगार नहीं मिल रहा। जब हम यहाँ 14,000 आदमी थे उस समय ठेकेदारी में भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिजर्वेशन कोटा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए रोजगार जा रहा है। बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा, और पढ़े लिखे शिक्षित हम जो है समाज के लिए काम करने वाले। रोजगार का मुद्दा, इस पर भी हम आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। सर, यही सवाल आपसे कि उत्तराखंड की राजनीति में विपक्ष जो है मुद्दे खड़े कर पा रहा है या एनडीए के सामने उतनी बड़ी टक्कर पेश कर पा रहा है? देखिए, मुद्दे जो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है और उनका जो न्याय पत्र है वो सबके सामने आ गया है। वो जनता वो भी गारंटी की बात करें। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो उन्होंने भी बहुत से वर्ग सेलेक्ट किए हैं जिसकी गारंटी वो बिल्कुल गारंटी की बात है। मोदी जी तो 10 साल से गारंटी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो लोगों के पास अभी जाना है। वो कितना कर पाते हैं वो मैं, लेकिन एक बात मैं ये आपके साथ साझा वो करना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में आए और जिस मैदान में उन्होंने वो सभा की, उस मैदान में आईडीपीएल के में उसकी चिमनी वो देख लेते कि वो चिमनी में धुआं नहीं है। वो आईडीपीएल कब से बंद पड़ा हुआ है, उसके रिवाइवल की अगर प्रधानमंत्री घोषणा करते तो उत्तराखंड के कोई युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिला होता। वो उन्होंने उस पर जिक्र नहीं। तो आपको लग रहा है कि रोजगार का जो मुद्दा है जिसको विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाए तो उसके लिए जनता के बीच में एक छाप छोड़ने जैसा होगा? जी बिल्कुल। रोजगार पर बने रहे। अगर आप समय दें, अब हरिद्वार में डिबेट हो रही है, गंगा की बात नहीं हो तो ये अधूरा रह जाएगा। आप जहां डिबेट कर रहे हैं, अब ये कहने के लिए उत्तराखंड है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में डिबेट कर रही है। ये जगह आज भी उत्तर प्रदेश के पास है। 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। ये गंगा में जो उत्तराखंड की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। 24 साल हो गए हैं और इसके कारण हमारे किसानों को जो पानी मिलना चाहिए था, वो किसानों को खेती की सिंचाई। ये सवाल बीजेपी प्रवक्ता के पास लेकर के चलते हैं। खबर भी पूर्व में आई थी कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो कई दशकों से पेंडिंग थे, लेकिन अब शायद वो रिजॉल्व हो गए हैं। और जो बात वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई, क्या वो भी उसी से मेल खाती? देखिए, राज्य बनने के बाद जो परिसंपत्तियों का बंटवारा था वो काफी समय तक लंबित रहा उत्तर प्रदेश में, चूंकि बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही। लेकिन मैं बड़ी प्रामाणिकता और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जब इस प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बने, तो लगभग 20 वर्षों से लंबित मामले न केवल स्थायी रूप से निपटे बल्कि मुझे लगता है लिखित रूप से भी निपटे। अब चूंकि कुछ इस तरह की संपत्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के कब्जे में रही हैं, एक आध विषय को छोड़ दे तो मुझे लगता है लगभग 100% विषयों का समाधान हो चुका है। जी ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, रोजगार का मुद्दा कितनी पुरजोर तरीके से आप जनता के बीच में ले जा पा रहे हैं? पूर्व में चुनाव नतीजों को देखें तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दा है जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है? आस्था, सवाल लाभ और नुकसान का नहीं है। सवाल ये है कि आज पूरा उत्तराखंड, उसके पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। वो खाली इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का यहाँ पर, क्योंकि वो प्रत्याशी भी हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि गैरसैंण में बीच बजट सत्र से दिल्ली बुला करके तलब करके उनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया गया? क्या कारण था? वो असफल मुख्यमंत्री थे। इस राज्य के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया और मैं आपको बधाई देता हूं। उत्तराखंड में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी से हमने पूछा था कि अग्निपथ योजना, जो सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका पड़ा है, वो अग्निपथ योजना, अग्निपथ है। अग्निपथ में अग्निवीर भर्ती होते हैं। योजना का नाम अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना से पूरे, अगर देश के अंदर, क्योंकि देश की जितने प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में उत्तराखंड से सर्वाधिक सैन्य बलों में लोग, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और सैनिक बलों में उत्तराखंड से जाते हैं। 17-18 साल नौजवान भागता था, दौड़ता था, उसके बाद भर्ती होता था और उसका सपना होता था कि देश की सेवा करूंगा। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं जवाब लूंगी, 10 सेकंड खत्म। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और अग्निपथ योजना बना करके आपने उत्तराखंड के लाखों नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। वो इंतजार कर रहे हैं। और 1.5 लाख ऐसा नौजवान
जो सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुका था, लेकिन अग्निपथ योजना आने के कारण उसकी जो भर्ती थी वो रुक गई। ठीक है, आज वो ये बताइए, क्या रोजगार के मुद्दे पर सरकार सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पा रही है जनता को? आप क्या बताना चाहेंगे? चारों तरफ से रोजगार को लेकर बात उठ रही है। देखिए, रोजगार के विषय की जहां तक बात की है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी इन्वेस्टर समिट की और उस इन्वेस्टर समिट में हजारों करोड़ के न केवल अनुबंध हुए बल्कि वो धरातल पर भी दिख रहे हैं। और हिंदुस्तानी नहीं, अभी तो देश से बाहर जाकर के कि लगभग 5-7 देशों में भी उन्होंने रोड शो किए। और ये वही उत्तराखंड है जहां देश के विदेश के बड़े उद्योगपति यहां आकर के अपने उद्योग लगा रहे हैं। दूसरा, जो बात आपने अग्निपथ योजना की है, अग्निपथ योजना से उत्तराखंड के नौजवानों को दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड के युवाओं को दिक्कत नहीं है। अग्निपथ योजना से कांग्रेस के लोगों को दिक्कत है, और वो दिक्कत इसलिए है कि कांग्रेस मुझे लगता है हाशिए पर जाती जा रही है। आप राज्य बनने के बाद से लेकर के अब तक के आंकड़े उठा लीजिए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो 2002 में रहा होगा, 2001 में रहा होगा, आज ये घट करके आधे हिस्से में आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ, वो कारण ये है कि इनके जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा था एक पत्रकार को कि आप इस राज्य को लूटो, इस हरिद्वार को लूटो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इनके प्रत्याशी की कथनी और करनी में ये सच्चाई है, जबकि हमारे भ्रष्टाचार, इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं। जी, मैं बताता हूँ ना कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन बात जैसे इन्होंने त्रिवेंद्र जी की कही कि 4 साल में उनको क्यों हटा दिया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि कब किस नेता को, किस प्रत्याशी को कब क्या जिम्मेदारी देनी है, ये हम तय करेंगे। चलिए, ठीक है, जनता कुछ कहना चाहती है, एक बार फिर से जनता के बीच में चलते हैं। आइए, महिलाएं कुछ कहना चाहती है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आइए कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? कैमरा इनकी तरफ लेकर आइए, इधर आइए कैमरा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनु कक्कड़ है। किससे सवाल है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, मेरा सवाल ना होकर मेरा जवाब है कि ठीक है, कुछ दिक्कतें सरकार को चलाने में या सिस्टम को बनाने में आती है, परंतु सबसे अधिक राज जिन लोगों ने किया, आज वही हमसे सवाल पूछते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, वही सवाल पूछते हैं। सबसे ज्यादा मौका जिनको जनता ने दिया, वही सवाल पूछते हैं। रोजगार भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, महिलाओं को अधिकार भी मिल रहा है, और मातृशक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? इधर से कोई महिलाएं, इधर से आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? कैमरे मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से है कि उत्तराखंड के अंदर 1631 स्कूल तो बंद हो चुके हैं और टोटल 3500 स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। गरीब का बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? किस लिए बंद हुए? ये बताएं किस कारण बंद है? ये स्कूल बंद करना चाहते हैं कि गरीब के बच्चों को शिक्षा न मिले, अनपढ़ मूर्ख रहे, इसलिए बंद करना। ये सवाल आएगा, स्कूल बंदी को लेकर सवाल पूछे। और कोई कुछ पूछना चाहता है? आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानपाल सिंह रवि है। आज जो है ये गारंटी की बात करते हैं। गारंटी का ये होता है, अगर गारंटी फेल हो जाती है तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। मोदी साहब ने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है नौकरी देने की गारंटी दी थी, मोदी साहब ने कहा था कि मैं इस देश से जो है बेरोजगारी दूर करूंगा। मोदी साहब ने कहा था कि यहाँ पे जो है मैं जो है 100 स्मार्ट सिटी लाऊंगा। वो 100 स्मार्ट सिटी नजर आते नहीं, जो है 20 करोड़ के नौकरी नजर आते। बीच में से क्या सवाल है? मेरा नाम गौरव सचदेव है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, क्या हरीश रावत जी को या कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी कोई नहीं मिला? बेटी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, बेटे को इनवाइट कर दिया, इसमें परिवारवाद चला रखा है इन्होंने। परिवारवाद को लेकर सवाल हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल हुआ है, और ये वही दोनों गारंटियां हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां, मतलब ये जो 2024 की जंग है, ये परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की भी जैसी है कि एक तरफ परिवारों को बचाने के लिए स्ट्रगल हो रहा है कि सत्ता परिवार के अंदर ही घूमती रहे, कुर्सी परिवार के सदस्य को मिले। अरे भाई, 10 साल जो राज में रहे वो अपनी उपलब्धि बताएं। हमसे पूछ रहे हैं गारंटी। आज वो गारंटी दे रहे हैं जिनको उपलब्धि बतानी चाहिए थी। 8,500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो हुआ है। लेकिन सूर्यकांत जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात छेड़ते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एम्बिग्यूटी रह जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात रखी। उन्होंने कहा ये व्यवस्था हम लाए ही इसलिए ताकि पता चले कि कितना पैसा कहां से आया, किसके पास गया। पहले तो ये भी पता नहीं चलता था, व्यवस्था ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया, उसको अगर प्रधानमंत्री
जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ देश में हो नहीं सकता। बीजेपी पर जवाब लेते हैं, आपसे स्पष्टीकरण लेते हैं। ये तो इसको भ्रष्टाचार बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मेरा स्पष्ट कहना है, जैसा आपने भी कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, कि 2014 से पहले ये नहीं पता लगता था कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला। दूसरा, इनके जो नेता कांग्रेस पार्टी, आप उसको उठा करके देखिए, दूसरे नंबर की पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला। तीसरा, जैसा आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की बात कही है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, और जो संशोधन की बात कही है उस संशोधन को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार संकल्पबद्ध है। तो कांग्रेस को अपने 50 साल के कार्यकाल के गिरेबान में झांकना चाहिए कि उस 50 साल में जो देश की जनता का चंदा था, देश की जनता की कमाई थी, वो इनके नेताओं के घरों में थी, और यही कारण है कि इनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में रहे। जी ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार की बात हुई, रोजगार की बात हुई, परिवारवाद की बात हुई, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त चुनावी समर में जिनका जिक्र हो रहा है? राम मंदिर का मुद्दा भी उनमें से एक है। इस बार कहा जा रहा है कि राम कृपा जिस पर होगी उसी की सरकार बनेगी, दिल्ली पर वही राज करेगा जिनको राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्या राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसके आगे जो ये जाति धर्मों का बटाव है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, शास्त्र कहता है कि अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। जो लोग अन्य अन्य स्थानों पर पाप करते हैं, तीर्थ में आकर के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो तीर्थ में रह करके पाप करते हैं उनका पाप वज्र के समान हो जाता है। यहाँ पर बात यह है कि हाँ, आज राम मंदिर की बात आ रही है। राम मंदिर बहुत जरूरी था। जब मैं पहली बार श्री अखंड अब बन गया है, क्या चुनाव से इसका कोई लेना देना है? जब वहाँ पर हम गए तो तंबू में राम जी थे, आज दिव्य महल में है, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इस समय बात चल रही हरिद्वार की, हरिद्वार में हम रह रहे हैं, तीर्थ नगरी में रह रहे हैं। देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थ यात्रा करके पाप धोते हैं। परंतु तीर्थ में जो स्मैक बढ़ रहा है, जो शराब बढ़ रही है, जो यहाँ पर नदी में जो गंदे नाले जा रहे हैं, ये कब बंद होंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। मैं आपके पास लेकर आऊंगी सवाल। एक महिला है, कुछ कहना चाहती हैं। जी, कैमरे की तरफ देखिए, क्या नाम है आपका? मैं रचना शर्मा। हाँ, बोलिए। ये राम मंदिर की बात करते हैं, इन्होंने बीफ कंपनी से चंदा क्यों लिया? बीफ कंपनी वालों से चंदा लिया इन्होंने, जो कि गाय का मीट बेचते हैं, उनसे इन्होंने चंदा लिया। अगर ये राम की बात करते हैं, क्या ये राम राज्य, ऐसा राम राज्य लाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अगर रोजगार और शिक्षा पे कोई काम किया है तो बताएं। 70 साल का हिसाब हम 10 साल का हिसाब नहीं मांग सकते। बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोगों से बात सुनते हैं। मैं आऊंगी एक बार इधर से भी एक दो लोगों से सवाल, उसके बाद मैं चर्चा में लौटूंगी। जी, आप बोल चुके हैं? हाँ, बोलिए, इधर देखते हैं। मैडम, ऐसा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और उत्तराखंड नहीं, मुद्दा विहीन क्यों? वो रोजगार पर सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है करप्शन भी हुआ मुद्दा विहीन है। और जितना समग्र विकास उत्तराखंड का भाजपा शासन में पिछले 7.5 साल में हुआ, 10 साल इन्हें भी मौका मिला प्रदेश चलाने का, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा, लाल बत्ती बांटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमें एम्स मिल गया है, मेडिकल कॉलेज मिल गया है, और हरिद्वार की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से ज्यादा से जिताएंगे। और कोई? जी, आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस आखिर किस काम के लिए जो है चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस कुल 273 सीट अगर बहुमत के लिए चाहिए, कांग्रेस कुल 240 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 37 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है। मायावती क्यों 37 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है? आखिर ये लोग केवल भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास न तो अपना कोई समग्र कोई आइडियोलॉजी है, न कोई विकास की योजना है, ये केवल भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, एक एक करके अब ये सारी बातें लेकर के जाते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर वो उन्होंने उठाया है, संत समाज से हमारे बीच में है। उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी है, लोग तीर्थ में आते हैं, और यहाँ पर जो नशे की बात हो रही है वो कहते हैं इस पर लगाम लगनी चाहिए, और ये वाजिब सी बात है। देखिए, निश्चित रूप से हरिद्वार 1947 के बाद ही मुझे लगता है कि ड्राई एरिया, मध्यमास विहीन क्षेत्र है। उसके बाद भी अगर इस तरह के कुछ विषय आते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करता है और समाज सेवी भी अपना काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है कि हमने
राज्य बनने के बाद 2002 का वो हरिद्वार देखा था जब यहाँ पीने के लिए पानी नहीं होता था, बिजली की उपलब्धता नहीं थी, यहाँ सड़कें टूटी थी। लेकिन आज का वो हरिद्वार जब हम 2.5 घंटे में दिल्ली चले जाते हैं, 40 मिनट में देहरादून चले जाते हैं। ये फ्लाईओवर से आप यहाँ देखिए, मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में है, डिग्री कॉलेज हरिद्वार में है, भूमिगत बिजली हरिद्वार में है, घर घर गैस हरिद्वार में। तो निश्चित रूप से ये कामों की इतनी चौड़ी अगर फेरिस्त है, मैं बताने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो मुझे फक्र है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और 5 लाख वोटों से हम इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। बड़ा बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आस्था संत समाज से जो एक सवाल आया है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार गीला नशा बेच रही है शराब के रूप में पूरे राज्य में। लेकिन सर ये तो लिकर के मैं बता रहा हूँ, ये तो सरकारों का रेवेन्यू मॉडल है। आप मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी सत्ता में, उन्होंने कहा था हम धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर बढ़ेंगे। हालत ये हो गई कि शराब मोबाइल में बिक रही, मोबाइल वैन्स में घर घर भेजी जा रही, शराब की उप दुकानें खोली जा रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सूखा नशा बेच रहे हैं। पूरा हरिद्वार आज स्मैक, आप 25% हरिद्वार के नौजवान स्मैक के सूखे नशे के आदी हो गए हैं। कई लोगों की मौत हो रही है, घर के घर बर्बाद हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जहां तक आपने, मुझे बड़ी अच्छी बात है, आप सीधा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से और पुष्कर धामी पे आ गए। तीरथ सिंह रावत जी को बेचारों को गायब भी कर दिया, क्योंकि 4 महीने उनको पता ही नहीं लगा कि उनका विवाह कब हुआ और तलाक कब हो गया। चलिए, लेट्स नॉट गो पर्सनल। शराब पर बात वो लोग कर रहे हैं जिनके प्रत्याशी के पिताजी यहाँ डेनिश शराब लेकर के आए, हरियाणा से लाकर के उन्होंने यहाँ डेनिश शराब की फैक्ट्री लगाई। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा से कई ऐसे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो हरिद्वार में शराब बेचते पकड़े जाते थे और जेलों में बंद है। उनकी जमानतें कांग्रेस के नेताओं ने कराई। तो इन लोगों को शराब पर और नशे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जो शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम इस हरिद्वार और देवभूमि में करते हैं। जी, शराब का जिक्र हुआ है तो इसी शराब के मुद्दे पर एक प्रदेश की पूरी सरकार, कैबिनेट, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जेल में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरिद्वार की जनता से सवाल लेते हैं। नहीं, आप बोल चुके हैं, आप आगे। नहीं, 1 सेकंड, बाकी लोगों को बोलने चाहिए। 1 सेकंड, एक करके भाई साहब, पहले आप। हर हर महादेव। भाई शांत हो जाओ 2 मिनट, अन्य मैं तुमसे जाने चलना चाहता हूँ। सुनिए भाई साहब, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज माइक से जा रही है, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ। श्री गंगा जी का प्रांगण है, सत्य बोलना कब सीखेंगे हम? 2015 से लगातार हम एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारे 25% युवक बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। नशा, आप नशे की बात और गली गली शराब कौन बेचने वाले? कौन जवाब दे? स्थानीय नेता, खुला जवाब। और नेट आप ऐसे हिटो फुलवाई 12 फैक्ट्री लगवाई, 12 फैक्ट्री लगवाई। चलिए आइए चर्चा में लौटते हैं। 1 सेकंड, क्या हो रहा है? ये जो शराब और स्मैक का मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। निश्चित रूप से मैं इनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। अगर ऐसा कोई विषय है तो निश्चित रूप से सरकार केंद्र में भी हमारी है, राज्य में भी हमारी है, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो कांग्रेस के लोग, इसकी जांच भी की जानी चाहिए। पिछले 5 सालों में कौन ऐसे लोग हैं जो शराब बेचते पकड़े गए या शराब कारोबार करते पकड़े गए? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के नेताओं ने उनकी जमानतें कराने का काम किया। ये अधिकृत आंकड़े हरिद्वार कोतवाली में दर्ज है। हरियाणा के वो लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, वो शराब बेचते, स्मैक बेचते, अफीम बेचते पकड़े गए हैं हरिद्वार। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है और चिंता यहाँ पे ये है कि यदि स्मैक और ड्रग्स जैसा कोई कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा है, जिससे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। वो आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, कृपया बैठ जाइए। अभी तक आपने डेकोरम मेंटेन रखा है, सबके सवाल लिए जा रहे हैं, अब आप बैठ जाइए, संयमित रहिए, बैठ जाइए। मैं माइक लेकर आऊंगी आपके पास, आपके सवाल सुनेंगे। अभी आप बैठ जाइए, चलिए एक भाई साहब यहाँ पे हैं, आप आगे आइए सर, सब आगे आइए।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मेहता, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। मैं पूर्ण रूप से हरिद्वार का वासी हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हरिद्वार के अंदर विकास हुआ भरपूर। क्या विकास हुआ है मुझे बताइए। विकास यहाँ पर अभी हमारे बड़े भाई विकास जी ने कहा कि पानी पीने का नहीं था। वाकई मैं बहुत गली गली हर जगह जानता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं था। आज हर गली मोहल्ला हर घाट आप चलकर देखिए किस तरीके सजा हुआ है। आज हरीश रावत हरिद्वार के अंदर चुनाव लड़ने आया। वो हरीश रावत हरिद्वार के अंदर चुनाव लड़ने आया कि जिसने गंगा जी को एक नहर घोषित करा था। गंगा जी को शहर में आपने क्या किया, आप ये बताइए। हरिद्वार की जनता हरीश रावत को माफ नहीं करेगी। केंद्र ने नकार दिया, वो हरीश रावत जिसने घर बिठा दिया, टिकट काट दिया, रहते हुए झूठ बोलते रहते हुए वरिष्ठ पत्रकार से कमेंट लेते हैं। सर ये बताइए, इस बार 2024 के चुनाव में क्या कुछ जनता के मुद्दों पर वाकई बात होगी या सिर्फ चुनावी आरोप प्रत्यारोप कि आपकी सरकार में ये हुआ तो आपकी में भी ये हुआ? ये 2024 का जो चुनाव है उत्तराखंड के लिहाज से उसमें मुद्दे क्या है? इसमें बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से उलझा देते हैं, जो जन मुद्दे हैं, जो जन सरोकार है। उत्तराखंड में अभी आप देखिए सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का सवाल है और ये महिलाओं के कंधों पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। हमारे 24 साल हो गए, 24 साल का जो हमारा बच्चा हो गया है, वो अगर जीके का सवाल उससे पूछा जाएगा कि आपका कैपिटल कहाँ है, तो हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है। आज की तारीख 24 साल में जिस राज्य की कोई राजधानी नहीं है घोषित रूप से, उस राज्य का आप भविष्य देखें कैसे। अभी के आंकड़े हैं ये सरकार, मतलब आप एजुकेशन को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये 1671 विद्यालय बंद हो गए। चलिए ये एक जनता के बीच से भी सवाल आया था, मैं इसे भाजपा के पास ले जाना चाहूंगी। लोग आंकड़ा दे रहे हैं कि लगभग 1500 से ज्यादा स्कूल्स बंद हुए हैं। क्या ये सच है? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे और यदि ऐसा हुआ है तो क्यों? देखिए, जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, अब किस आधार पर दिए मैं बहुत ज्यादा उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं और उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से जो सरकारी स्कूल है, राजकीय स्कूल है, उनका उच्चीकरण हुआ है, मॉडल स्कूल बने हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। जो टीचरों की कमी थी उसको भी लगभग पिछले 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पूरा किया गया है और लगभग 772 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, तो मैं इनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरा, इस हरिद्वार में ही 2 डिग्री कॉलेज, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज। ये बात चूंकि हरिद्वार लोकसभा में चुनाव है तो यहाँ शिक्षा को लेकर के इतना काम हुआ है जितना पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो काम हमने किए हैं, उन कामों के आधार पर आज हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। जनता के बीच से सवाल लेते हैं। आगे आइए आप, 1 सेकंड। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यागी वर्मा है और मेरा एक सवाल है। अरे भाई रुक जाओ यार, आपकी आवाज माइक से जा रही है, बोलिए। मेरा एक सवाल है। मोदी जी ने कहा जब सरकार में आए कि 100 दिन के अंदर कालाधन वापस आएगा। आज 3665 दिन हो गए, वो कहाँ है? कहाँ है वो कालाधन? और कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 100 पार कर गया, डीजल 100 पार कर गया। कहाँ है वो? कहाँ हो गया सस्ता? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी आज धर्म की बात करती है, जोर जोर से कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। मैं कहता हूँ राहुल चौकसी को भी ले आओ, मेहुल चौकसी को ले आओ, मोदी को ले आओ, विजय माल्या को ले आओ। कहाँ है? इनसे ये गंगा के तट पे खड़े हैं, इनसे ये पूछो आज जो मोदी जी के गए हैं असली गंगा कौन सी है? ये है या ये है? यदि ये है तो जितने धर्मशाला होटल बने सब टूटेंगे। ये बता नहीं पाएंगे मैडम। सूचना के अधिकार में मांग लो असली में गंगा जी असली वो है जब तक बचे में। एक मेरा सवाल है, मोदी जी कहते हैं हम 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। निर्मला सीतारमण का पति कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कि निर्मला सीतारमण का पति खुद कह रहा है। वित्त मंत्री को कोट कर रहे हैं, वित्त मंत्री को आप कोट कर रहे हैं। आपने सवाल सुने यहाँ पर जनता से, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने भी उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि नेशन बिल्डिंग वर्सेस भ्रष्टाचार भी है 2024 में। मैंने कहा कि कांग्रेस आज नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, विचार विहीन वो राजनीतिक दल है जिसकी ना तो कोई आइडियोलॉजी रह गई है,
जिसके नेता जेल में है, जिसके जो गठबंधन से जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं उनके नेता जमानतों पर हैं, जो माँ बेटे हैं वो बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस मुझे लगता है कि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में इस देश को न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर वो सम्मान दिया है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीपैड पर उनका स्वागत करने आते हैं। ये 10 सालों में इस भारत की ताकत पूरी दुनिया में बनी है और पहले क्या था ये हम सबने देखा है। तो मुझे 2014 से और 2024 तक 10 साल। 2014 में जो जनता को आश्वासन दिए गए थे 15-15 लाख रुपया आएगा, काला धन आएगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, महंगाई आसमान पर चली गई, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को अरे भैया बात में कर रहा हूँ, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों के हिसाब से आज 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों का हिसाब किताब नहीं है पूरे देश के अंदर। और मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ये कर रहे हैं। आज लेह लद्दाख में वांगचुक बैठे हैं 21 दिन से हड़ताल में, और सारे वहाँ पर जब लोग मार्च कर रहे हैं लेह लद्दाख में, वहाँ पर 144 लगा करके हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे रोक दिया गया जैसे चीन के लोगों को रोका जाना। राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात करते हैं और लेह लद्दाख में सुरक्षा की बात करने वाला मुझे लग रहा है जनता बेकाबू हो रही है और अपनी बात लोग रखना चाहते हैं। ठीक है, संयमित तरीके से आप बोल चुके। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, सरकार है शांत रहिए, शांत रहिए, आप बोल चुके। चंदा लेने वाली सरकार है, बीफ के मांस का निर्यात करने वाली सरकार है, लोगों की अस्थियां वही हैं और कोरोना काल में भाजपा ने कोई मदद नहीं करी। कांग्रेस के लोग आप लोग अपने कुर्सियों पर बैठिए, आप कुर्सियों पर बैठिए। नहीं, मैं इस तरह माइक नहीं ले जाऊंगा। आप लोग कुर्सियों पर बैठिए, उसके बाद माइक आएगा आप लोगों के पास। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आप बंद करो। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं दलित एक्टिविस्ट। चलिए, हमारे बीच में एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी बात सुनते हैं। एक मुद्दा आपने उठाया, लेकिन अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी। तो उत्तराखंड का क्या बिल्कुल विकास नहीं हुआ? बीते 1 दशक को आप उठा करके देखिए, यहाँ सरकारें रही, बदली, मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले, क्या पहाड़ पे कुछ भी नहीं बदला? क्या मैदान में बिल्कुल कुछ नहीं बदला? उत्तराखंड में विकास हुआ है भाजपा का। अनुसूचित जाति के लोगों को पब्लिक सेक्टर लगते हैं, आरक्षण मिलता है, नौकरी मिलती है, उससे विकास होता है। आज BHL में 6000 क्वार्टर है, 3200 कर्मचारी हैं, सारे क्वार्टर खंडर है, क्योंकि 2010, 8, 12 तक भर्ती कंटिन्यू हुई थी। जब से मोदी सरकार 2012 से आई है, एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। और जो 5 पैसे 10 पैसे की चाय मिलती थी, आज वो 5 रुपए की चाय मिल रही है। 5 कैंटीन होती थी, आज 1 कैंटीन चल रही है। सारे बेरोजगारी हुआ, घर खाली है, उम्र रेज होते जा रहे हैं। और बता दें हम रविदास जी सबसे बड़े भक्त गंगा जी के थे। मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जयंती पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रविदास मंदिर सेक्टर BHL में आए थे। वहाँ पे हमने एक ज्ञापन दिया था कि मतलब हमारा प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ? मतलब आप चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो? प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। रोजगार सरकारी में जगह नहीं निकल रही और पब्लिक सेक्टर में जगह निकलती है। चलिए, लास्ट मिनट है मेरे पास, लास्ट मिनट है, उसमें जनता के कमेंट्स ले लेते हैं। आखिरी मिनट है मेरे पास। आप लोग संयमित होकर शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। हाँ मैडम, भाजपा दलित प्रेम दिखाती है, कभी दलितों के पैर धोकर नाटक करती है
बेलड़ा में, उत्तराखंड में सबसे बड़ा बेलड़ा में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था। भाजपा का एक भी नेता उन गरीब परिवारों के बीच में, उन पीड़ित परिवारों के बीच में नहीं पहुंचे। एक मिनट मैडम, अपनी बात मैडम, सिडकुल की 200 फैक्ट्रियां जो है इस राज्य में जो है बंद हो गई है। उद्योग धंधों के मैडम ये धर्म की बात करते हैं, ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। मैडम अभी तिवारी जी ने कहा कि अंकिता भंडारी इनकी बहन थी, बेटी थी। जब अंकिता भंडारी के हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे, रात को बुलडोजर चला के भवन गिराया जा रहा था, तब तिवारी जी ने आवाज क्यों? चलिए इधर से लास्ट कमेंट। 5 लाख की भीड़ थी और ये उत्तराखंड के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने तय कर लिया है और ये ऐतिहासिक रैली उत्तराखंड ने जो संदेश दिया है, आने वाली 5 लोकसभा हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। कहाँ बिकता है बताओ, कहाँ बिकता है? धरना दो ना। मुद्दे बहुत सारे हैं, उत्तराखंड की जनता अपनी बात रख रही है और साथ ही जनता के घर जो वोट मांगने आएंगे, आपने उनकी भी जवाब सुनी, उनकी भी डिबेट, उनकी चर्चा, उनके तथ्यों को आपने देखा। बहरहाल असल फैसला जनता ही करेगी। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यही क्लोज करना है। तालियां बजा दीजिए उत्तराखंड की जनता के लिए, तालियां बजा दीजिए उत्तराखंड की जनता के लिए। तो इस शो में आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल सहारनपुर में होगी आपसे मुलाकात। पहुंचिए रामलीला ग्राउंड और लीजिए प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी दंगल और सियासी चर्चा में हिस्सा।